हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था और उसके ऊपर कुछ बेस्ड एग्जांपल भी किए थे। उसी सीक्वेंस में एक एग्जांपल और करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन ऐसे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें यहां से ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल किया गया, यहां ऐसे इस टाइप से। लेकिन जब ये प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर था, वहां पर इसके दो पार्ट हो गए। ठीक है, ये एक पार्टिकल था, इसके दो हिस्से हो गए। ठीक है, ये m मास था, यहां पे ये हिस्से हो गए। सपोज मैं कहूं ये 3m था, यहां m और 2m हिस्से हो गए। ठीक है, अब देखो एक पार्टिकल के बारे में कहा है कि एक पार्टिकल तो यहीं का यहीं नीचे गिर गया। 2m मास वाला पार्टिकल था, सपोज वो यहां का यहां नीचे गिर गया। तो बोला है कि बताओ दूसरा जो पार्टिकल है कहां पे जाके गिरेगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे इसको बेटा, लिखो a particle of mass 3m, a particle of mass 3m is projected from the ground to get range r, r रेंज के लिए फेंका था। ठीक है, during the projectile this party during the projectile at the maximum height it breaks into two parts. It breaks into two parts of mass m and 2m, of masses m and 2m. If 2m mass particle drop 2m mass particle drop just below the maximum height, drops just below the maximum height, वहीं पे गिर गया। ठीक है, मतलब वो रेस्ट में आ गया था। then find how far away from the projection point other particle will drop। ठीक है, तब देखो बेटा ये यहां था। एक्चुअली में यहां पे जब ये पार्टिकल ब्रेक नहीं हुआ था उस टाइम पे इसका मास 3m था। कितना मास था? 3m। ये दो पार्ट में गिर गया, ये 2m है और ये m है। 2m वाला तो यहीं का यहीं गिर गया, मतलब इसकी तो वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन ये वाले की वेलोसिटी कुछ अलग हो गई होगी, मैंने कहा v डैश हो गई। ठीक है, और ये वाला यहीं का यहीं गिर गया। जस्ट गिरने से पहले ये जो पार्टिकल है इधर की तरफ जा रहा होगा। देखो इसको यदि मैंने फेंका होगा u से थीटा एंगल पर, तो इसकी वेलोसिटी u कोस थीटा थी 3m मास की। मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, और बाद में 2m की तो हॉरिजॉन्टल में 0 हो गई और m की हॉरिजॉन्टल में v डैश हो गई। तो मैं कहूंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। मैं कहूंगा 3m मास था इंटू u कोस थीटा वेलोसिटी थी। पहले मोमेंटम ये था, बाद में m की जो हो गई v डैश और 2m की हो गई 0। तो यहां से v डैश जो आएगा वो आएगा 3u कोस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है पहले जितनी थी उसका 3 टाइम्स हो गई। पहले ये पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा था कि यहां पे गिरता, ये जो डिस्टेंस है ये r है, मतलब इसके आगे ये r/2 आगे जाके गिरता, ऐसा ही होने वाला था।
यदि ये पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती तो ये r/2 आगे जाके गिरने वाला था, लेकिन एक पार्टिकल तो यहीं गिर गया और दूसरा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स हो गई पहले की वेलोसिटी से। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ना इसके पास थी, ना इसके पास आई, ना इसके पास आई। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझको ये बताओ कि यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम था और जो अब इस पार्टिकल के गिरने का जो टाइम होगा, वो दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे? तो फिर देखो, मैं कहूंगा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है, वाई डायरेक्शन के मोशन पे। और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पहले भी जीरो थी, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम वही h हाइट से नीचे आना √2h/g लगता, या फिर कहीं t/2 लगता, उतना ही टाइम इस m मास के पार्टिकल को यहां आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक पार्टिकल को या तो मास से तो इंडिपेंडेंट होता है, देखो टाइम मास तो कहीं आता ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन सभी का सेम होता है। रही बात वेलोसिटी की, यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी देके फेंको या 3v वेलोसिटी देके फेंको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो √2h/g दोनों का सेम होगा। लेकिन जिसको v वेलोसिटी देके फेंकोगे वो नजदीक जाके गिरेगा और 3v वेलोसिटी वाला दूर जाके गिरेगा। टाइम दोनों को सेम लगेगा, यदि वेलोसिटी 3 टाइम्स दोगे तो वो 3 टाइम्स दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब ये r/2 डिस्टेंस पे गिरने वाला था, तो वो इससे 3 टाइम्स डिस्टेंस पे जाके गिरने वाला है। इसका मतलब ये 3r/2 होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। तो वेलोसिटी बिकम थ्राइस, इट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है, इट मींस इट्स रेंज आफ्टर दिस पॉइंट विल बी 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन। तो ये हो जाएगी r/2, तो ये हो जाएगी 3r/2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस r डैश जो बोलूं वो बन जाएगी ये r/2 और ये 3r/2, मतलब 2r। 2r आगे जाके गिरेगा, ठीक है? ये है बेटा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से भी सोल्व होगा। आगे हम जब एक चैप्टर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, वहां पे मैं इसको दोबारा बताऊंगा, उससे भी एक तरीका होता है इसको सोल्व करने का, लेकिन अभी वो हमारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखो, इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है बेटा? अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये दीवार है बेटा, ठीक है? इधर हमारे पास एक वाटर पाइप है ऐसे, ठीक है? पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, और यहां से ये जो लिक्विड है इधर की तरफ बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? v से। और जस्ट इस दीवार के पास में इसको हमने कर रखा है। ऐसे समझो एक पाइप है जिसमें से v वेलोसिटी से रो डेंसिटी का लिक्विड बाहर निकल रहा है और दीवार के पास हमने कर रखा है। तो जब इस दीवार पे पास में करेंगे तो बेटा देखो ये दीवार पे एक फोर्स लगेगा। यदि मान लो हल्की से कुछ ऐसा दीवार होता जो मूव कर सकती तो जैसे इस पे प्रेशर पानी का लगाते तो ये बह जाती, चली जाती, वहां से मूव कर जाती। इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा पक्का। तो ये जो पानी है ये बता रखा है कि यहां से इस पे जाके इस पे टकरा रहा है, टकराने के बाद ये पानी जस्ट गिर जा रहा है यहां, ऐसे समझो, रिबाउंड नहीं हो रहा। जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल जो वाटर है वो वहीं का वहीं नीचे गिर गया, ठीक है? अब पूछा है कि बताओ इस पानी, इस लिक्विड से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा दीवार के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे लैंग्वेज में,
लिखो, a liquid of density rho, a liquid of density rho is flowing through a pipe of cross sectional area A, through a pipe of cross sectional area A with velocity v, with velocity v. This liquid strike to a wall, this liquid strike to a wall, and after striking its velocity become zero, after striking its velocity become zero, मतलब वहीं का वहीं गिर गए. Then find force applied by this water, then find force applied by this water on the wall. तो देखो बेटा, अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखो एक बात तो है बेटा, ये जो पानी है जाके इससे टकरा रहा है, तो दीवार के ऊपर ये पानी फोर्स लगा रहा होगा, तो पानी के ऊपर ये दीवार भी फोर्स लगा रही होगी. तो ध्यान से देखना, इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा F ऑन वॉल, और एक पानी के ऊपर फोर्स लगेगा F ऑन वाटर. और ये जो दोनों हैं ये एक्शन रिएक्शन होंगे. बोलो होंगे या नहीं. इसका मतलब मैग्नीट्यूड जितना पानी पे फोर्स लगेगा उतना ही दीवार पे लगेगा, लेकिन एक पे आगे लगेगा तो दूसरे पे पीछे लगेगा. दीवार पे इधर की तरफ लगेगा, पानी पे उधर की तरफ लगेगा. तो मतलब चाहे पानी का फोर्स निकाल दो चाहे दीवार का निकाल दो. तो हम पानी का फोर्स निकाल रहे हैं. कैसे, देखो हम कहेंगे बेटा कि v वेलोसिटी से लिक्विड आके इधर टकरा रहा है, तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब देखो इस दीवार पे टकराने के कारण पानी का क्या हो रहा है, पहले वो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा था और टकराने के बाद वो रेस्ट पे आ गया. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो उस मोमेंटम के चेंज होने की जो रेट है वही तो फोर्स होगा. अब वो रेट निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहूंगा कि v वेलोसिटी से लिक्विड यदि चलेगा तो dt टाइम में कितना लिक्विड इससे टकरा चुका होगा. यदि एक पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो dt टाइम में कितने डिस्टेंस चलेगा, v इंटू डी टी. अरे वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v इंटू डी टी डिस्टेंस जो है, इतनी डिस्टेंस में जितना भी लिक्विड है वो सारा का सारा dt टाइम में टकरा जाएगा. यहां वाला लिक्विड जस्ट अभी टकरा जाएगा, यहां वाला थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, और ये जो है dt टाइम के बाद टकरा जाएगा. मतलब dt टाइम इंटरवल के दौरान v dt लेंथ में जितना भी पानी आएगा वो सारा का सारा इससे टकरा जाएगा. अब हमें पता करना है कितना मास इस v dt लेंथ में होगा. तो ध्यान से देखना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो a है और v dt इसकी लेंथ है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा dv, वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम जो पानी का टकराएगा वो आ जाएगा v dt, तो लेंथ हो गई इंटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एरिया इंटू लेंथ इसका वॉल्यूम हो गया. ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल स्ट्राइक टू वॉल इन dt इंटरवल. ठीक है, ये वॉल्यूम है. तो dm बताओ, जो स्मॉल मास इस कितना मास का पानी इससे टकरा चुका होगा, तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा v dt इंटू ए. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, ये तो पता ही होगा बेटा. डेंसिटी को यदि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा. तो dp वाटर, जो पानी है उसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ होगा, हम कहेंगे ये होगा dm इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी है, v. अरे वेलोसिटी पहले v थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0. इसको ऐसा लिख सकता हूं. तो बताओ dp वाटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो v dt इंटू a इंटू v.
इस dt को इधर लेके आ जाओ, dp water अपॉन dt इज इक्वल टू ये आ जाएगा रो ए इंटू वी स्क्वायर। यही क्या होगा, फोर्स ऑन वाटर, रो ए वी स्क्वायर, मतलब फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑन वाटर इज इक्वल टू होगा रो ए इंटू वी स्क्वायर, रो ए इंटू वी स्क्वायर। इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा दीवार पे। तो ये ऐसे फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया अपने, सिर्फ मोमेंटम में चेंज निकाला dt टाइम इंटरवल का, और dp बाई dt फोर्स आ गया, उससे आंसर आ गया। इसी में देखो सेकेंड पार्ट यदि कहें, इफ आफ्टर स्ट्राइकिंग लिक्विड rebound with same speed v, then find force। इसने कहा कि अभी तो ये जस्ट टकरा के रुक गया, लेकिन एक्चुअल में यदि हम प्रेशर से पानी को ऐसे मारेंगे तो वहां से रिबाउंड होके आ रहा है। मैंने कहा सपोज रिबाउंड सेम वेलोसिटी से होके आ रहा है, v से जा रहा था, टकरा के v से वापस आने लग गया, तो कितना फोर्स लगेगा। तो देखो सेम सेम चीजें होने वाली है, dv वही आने वाला है dt टाइम में, dm भी यही आने वाला है, लेकिन dp में पहले v से इधर आ रहा था, फिर v से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ट्वाइस हो जाएगा। v से इधर आ रहा था, फिर v से अपोजिट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ट्वाइस ऑफ v आ जाएगा। तो बस यहां पे 2v बन जाएगा, तो एक 2 का फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑन वाटर आएगा या फोर्स ऑन वॉल आएगा, इनके मैग्नीट्यूड में आ जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इसमें ये 2v हो जाएगा, बाकी वो सब सेम आ जाएगा, तो ट्वाइस फोर्स लग जाएगा। यदि वो जाके रुक रहा है तो कुछ फोर्स लगा रहा है, उसका डबल लगाएगा, यदि रिबाउंड होके उतनी वेलोसिटी से आएगा तो। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई, इसको नोट करो, फिर आगे और देखते हैं। इसमें लिख लिया होगा बेटा। अब देखो बेटा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक पाइप है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ऐसे घूम रहा है, थीटा एंगल से घूम गया। ध्यान से देखना बेटा, पहले ऊपर जा रहा था और ऐसे घूम गया थीटा एंगल से। इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड जा रहा है वो रो डेंसिटी का है, v वेलोसिटी से जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और वो इधर की तरफ निकल रहा है। तो जब ये पाइप घूम रहा है तो लिक्विड भी घूम रहा होगा, तो यहां पे लिक्विड पे मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा, और यहां पे लिक्विड का मोमेंटम इधर की तरफ होगा। तो हमें ये बताना है कि इस पाइप के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा इस लिक्विड के कारण, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो लिक्विड अपने आप तो घूमा नहीं होगा, इसका मतलब पक्का है लिक्विड पे किसी ना किसी ने फोर्स लगाया होगा। तो लिक्विड पे यहां पे फोर्स कौन लगा सकता है, पाइप। तो इसका मतलब पाइप ने यदि लिक्विड पे फोर्स लगाया तो लिक्विड भी पाइप के ऊपर रिएक्शन लगाएगा। तो हमें वही बताना है कि वो जो पाइप के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा और किधर होगा, ये हमें बताना है। ये बात समझ में आई बेटा। अब देखो, ऐसा यदि मैं रियल सिचुएशन में विजुलाइज करवाऊं, तो ऐसा तुमने कई बार देखा होगा कि कई बार किसी रबर पाइप से यदि हाई वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो देखो जब पाइप ऐसे घूम जाती है तो वो अचानक से सीधा होने की कोशिश करती है, वो कभी इधर की तरफ जाएगी, कभी इधर की तरफ जाएगी, वो ऐसे मूव करने लग जाती है, या फिर हाई प्रेशर से एयर जा रही हो तो वो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन मूव करने लग जाएगी। एक फोर्स महसूस होगा हमें,
वो जो फोर्स है वही उसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि यदि v वेलोसिटी से रो डेंसिटी का एक लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो वो ऐसे थीटा एंगल से पाइप को रोटेट करेंगे तो यहां इस पाइप के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो फिर से हम कहेंगे फोर्स जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, तो हमें लीनियर मोमेंटम लिखना है। तो देखो अभी हमने dt टाइम के लिए मोमेंटम निकाला था, तो क्या आया था dp, जो स्मॉल मोमेंटम आया था याद करो वो आया था रो ए, यदि मैं अच्छे से वैसे लिखूं तो ये आएगा dm मास हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा v dt इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये dp आया था। मतलब dp को बोल सकता हूं मैं रो ए वी स्क्वायर इंटू dt, ये मोमेंटम आया था, यही आया था। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये dt लेंथ में ऐसे मान लो ये, और ये वाला जब लिक्विड यहां निकलेगा, पहले ये ऊपर की तरफ था फिर यहां निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, पहले मोमेंटम इधर की तरफ था dp इनिशियल, ठीक है, और बाद में जब ये इधर की तरफ निकलेगा तो फाइनल इधर की तरफ हो जाएगा dp फाइनल, और ये एंगल कितना आएगा थीटा। तो देखो दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। देखो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी कोई मैग्नीट्यूड तो ना चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी चेंज हो रही है, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना स्पीड चेंज हो रही है इसकी, और dt सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है। dp इनिशियल का मैग्नीट्यूड और dp फाइनल का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, कितना रो ए वी स्क्वायर dt, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। तो याद करो हमने बताया था कि यदि वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन रोटेट होती है, मतलब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आता है 2a cos थीटा बाई 2, और डिफरेंस जो है वो आता है 2a sin थीटा बाई 2। ये मैंने वेक्टर में बताया था, a इज इक्वल टू बी लिया था और फिर हमने थीटा से रोटेट करके देखा था, रिजल्टेंट जब दोनों को ऐड करते हैं तो वो आता है 2a cos थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन आता है 2a sin थीटा बाई 2। तो हमें यहां डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो मैं कहूंगा dp जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो आएगा dp फाइनल माइनस dp इनिशियल, यही आएगा। तो ये जो बन जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा 2 dp हो जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर dt, ये मोमेंटम हो गया 2a sin थीटा बाई 2, यही आएगा। यदि एक वेक्टर थीटा से रोटेट करेगा तो 2a sin थीटा बाई 2, तो dp बाई dt जो आएगा ये आ जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर, dt उधर चला ही गया, sin थीटा बाई 2। तो फोर्स ऑन वाटर ये आ जाएगा, वेक्टर नेम मैग्नीट्यूड है ये 2 रो ए वी स्क्वायर sin थीटा बाई 2, और F ऑन पाइप भी इतना ही आएगा। मैग्नीट्यूड में तो दोनों क्या जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है बेटा। डायरेक्शन की यदि बात करें तो मोमेंटम dp फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ध्यान से देखना ये थोड़ा सा दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल लगेंगे, तो ये लग गए, तो dp फाइनल माइनस dp इनिशियल किधर आएगा, इस साइड में, ये आएगा dp ऑफ वाटर। तो यदि ये पानी ऐसे रोटेट किया है तो पानी पे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो इधर की तरफ पानी के मोमेंटम में चेंज आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये आएगा फोर्स ऑन वाटर। खुद सोच के देखो, ऐसे जा रहा है कोई चीज, इधर जाने लग गया तो पकड़ के इधर तो खींचा होगा जिससे ये ऐसे घूम जाएगा, और इधर की तरफ पाइप पे लगेगा, फोर्स ऑन पाइप, पाइप पे इधर की तरफ लगेगा, इस पे इधर लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और इस टाइप से फोर्स लगा होगा, और मैग्नीट्यूड जो है वो होगा 2 रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। अब देखो यदि थीटा की वैल्यू 180 हो, मतलब ये हुआ
कि पानी ऊपर जा रहा है और नीचे आने लग गया। ये तो वही रिबाउंड वाला केस बन गया कि पानी इधर जा रहा था, रिबाउंड होके वापस इधर आ गया। तो आंसर आया था 2 रो ए वी स्क्वायर। देखते हैं, यदि 180 रखोगे तो 180/2 90 बन जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, 2 रो ए वी स्क्वायर आ जाएगा। थीटा 90 रखोगे, थीटा 90 मतलब पाइप ऐसे इस टाइप का बेंड है, इधर से v वेलोसिटी से जा रहा है और इधर से v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो वाटर पे तो इधर की तरफ लगेगा और पाइप पे इधर की तरफ लगेगा, और थीटा 90 डिग्री है। तो देखो थीटा जब 90 डिग्री रखूंगा तो फोर्स लगेगा वो आएगा साइन 90/2 45 1/√2, ये आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर। बोलो बात समझ में, ये नहीं तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। इसके बाद देखो अब हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन मतलब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, मैंने बताया था कि वो हाई स्पीड से गैस को पीछे की तरफ फेंकता है, इससे वो ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे मैं एक केस लेता हूं, ये कोई रॉकेट है, ऐसा ही बनाना आता है भाई मेरे को। इंडिया का है, तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ गैस को बाहर निकालेगा इसे, इस टाइप से पीछे की तरफ फेंक रहा है। और इसकी जो गैस को फेंकने की जो वेलोसिटी है उसको मैं वी रिलेटिव बोल देता हूं। रिलेटिव इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि रॉकेट के रेस्पेक्ट में गैस को फेंकने की एक फिक्स वेलोसिटी हो जाती है। तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वो चेंज हो जाएगी बेटा, क्योंकि रॉकेट जब वेलोसिटी गेन करता जाएगा तो वो चेंज होती चली जाएगी। लेकिन यदि हम रॉकेट के रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे मैं मान लो रॉकेट में या किसी गाड़ी में बैठा हूं, मेरे पास बहुत सारी बॉल है, तो गाड़ी रुक रही थी तब मैं कुछ एक बॉल को फेंक रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से मेरे रेस्पेक्ट में, और गाड़ी चल रही है तब एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो मेरे लिए तो दोनों सेम है। लेकिन ग्राउंड पे खड़ा जो ऑब्जर्वर है वो कहेगा पहले अलग वेलोसिटी से फेंक रहा था, अब अलग वेलोसिटी से फेंक रहा है, क्योंकि उस जिस फ्रेम में वो बैठा है उस फ्रेम की तो वेलोसिटी उसको मिल जाती है ना, इसलिए। तो वी रिलेटिव मैंने लिया है वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। यहां पे मैं टर्म डिफाइन कर देता हूं, वी रिलेटिव ये है वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, अब देखो एक लैम्डा डिफाइन कर रहा हूं। लैम्डा ये होगा केजी पर सेकंड में, केजी पर सेकंड में। ये है बेटा किस रेट से गैस बाहर फेंकी जा रही है, कितने केजी गैस बाहर फेंक देगा एक सेकंड में, वो है लैम्डा। ठीक है, तो ये है मास ऑफ गैस पर सेकंड, मास इजेक्टेड, मास इजेक्टेड पर सेकंड, सॉरी इजेक्टेड पर सेकंड, या रेट ऑफ
मास इजेक्शन, इसको ऐसा बोल सकते हैं, रेट ऑफ मास इजेक्शन। और इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये गैस कहां से आ रही है, एक्चुअल में इसके अंदर फ्यूल जो डालते हैं तो वो फ्यूल बर्न करके एयर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होता है, फ्यूल बर्न होता है और वो गैस कन्वर्ट करता है और उस गैस को स्पीड से फेंका जाता है। तो इसको हम लैम्डा को लगभग ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि हम कहें कि पूरी गैस में कन्वर्ट हो रहा है जो फ्यूल है, तो हम कहेंगे कि ये जो लैम्डा केजी पर सेकेंड है, ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, यदि 10 केजी फ्यूल पर सेकंड बर्न कर रहा है तो वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा और वो गैस पीछे की तरफ वी रिलेटिव वेलोसिटी से फेंकी जा रही होगी। इसके कारण क्या होगा, देखो इसके कारण इस रॉकेट के ऊपर एक ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स लगने लग जाता है, एक थ्रस्ट फोर्स लगने लग जाता है। वो क्यों, देखो उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मैंने कहा सपोज ये एक डीएम अमाउंट है, ये एक डीएम अमाउंट है गैस का, ठीक है, एक डीएम मास गैस का मैंने ले लिया और इसको इसने फेंक दिया वी रिलेटिव से, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या किया, इस रॉकेट ने जब डीएम मास को वी रिलेटिव से फेंका, इसका मतलब देखो पहले ये साथ चल रहे होंगे, लेकिन इसने इसको इतना मोमेंटम देके नीचे की तरफ फेंक दिया। तो डीएम डीपी मोमेंटम जो होगा गैस के पास वो है स्मॉल मोमेंटम ऑन डीएम मास, मोमेंटम ऑफ डीएम मास गैस, वो हो जाएगा डीपी गैस, ये हो जाएगा डीएम तो मास है इंटू वी रिलेटिव उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, ये डीपी गैस होगा। लेकिन यदि मैं कहूं गैस प्लस रॉकेट, इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। वी नो दैट मोमेंटम ऑफ गैस प्लस रॉकेट will be conserved। गैस प्लस रॉकेट पे कोई बाहर से थोड़ा फोर्स लग रहा है, इस रॉकेट से ही तो गैस फेंकी जा रही है, तो हम कहेंगे इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट सिस्टम की मोमेंटम में चेंज है वो जीरो होगा, डीपी नेट जो है वो क्या होगा, जीरो। डीपी नेट में क्या क्या होगा, एक तो डीपी गैस जो हम फेंक रहे हैं पीछे की तरफ, इसके कारण एक डीपी रॉकेट भी आएगा, रॉकेट के मोमेंटम में चेंज आएगा, इन दोनों का नेट जो है वो जीरो रहेगा वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो। और डीपी गैस यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेलोसिटी हमें वेक्टर फॉर्म में लेनी पड़ेगी, और गैस को वेलोसिटी मिल रही है नीचे की तरफ। तो बताओ यहां से डीपी रॉकेट ये आ जाएगा माइनस ऑफ डीपी गैस, तो माइनस ऑफ डीपी गैस कितना है, डीएम इंटू वी रिलेटिव, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई dt बोथ साइड, ये हो जाएगा डीपी रॉकेट अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस डीएम बाई dt इंटू वी रिलेटिव। ये जो लैम्डा है बेटा, ये एक्चुअल में डीएम बाई dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ही तो है। तो यहां से ये जो डीपी रॉकेट बाई dt बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉकेट, यह आ जाएगा फोर्स ऑन रॉकेट, एफ रॉकेट विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट so that force on rocket will be opposite to direction of velocity of gases। मतलब गैस यदि नीचे की तरफ फेंकी जाएंगी तो इस रॉकेट पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ, थ्रस्ट फोर्स मतलब ये रॉकेट का फोर्स है, ये थ्रस्ट फोर्स बेटा कुछ नहीं रॉकेट का फोर्स है, ठीक है, एफ रॉकेट, इसको नाम दे देते हैं थ्रस्ट,
ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा, इसके कारण ये रॉकेट ऊपर उठने लग जाता है। तो ये इसका मेन फंडामेंटल होता है रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए गैस का यूज करते हैं। इसका फायदा ये भी होता है बेटा, जब स्पेस में चला जाएगा तो स्पेस में अब यहां तो देखो कुछ भी और तरीके बोल सकते हैं, जैसे एरोप्लेन को हवा में भेजने के लिए क्या करते हैं, जोर से टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे वो स्पीड से एयर को पीछे फेंकता है, उसी वहीं की एयर को। लेकिन स्पेस में तो खुद के बाहर तो कोई एयर होगी नहीं, तो फिर क्या करना पड़ता है, वो खुद से एक मास को पीछे की तरफ फेंकना पड़ता है। ऐसा तुमने देखा भी होगा कई बार दूसरे प्लेनेट पे जब हम भेजते हैं इस रॉकेट को, तो जब रॉकेट ऊपर जाता जाता है तो वो अपने आप के कुछ पार्ट को पीछे की तरफ फेंकता जाता है। जैसे इतना बड़ा रॉकेट जाएगा, लेकिन जब फाइनली पहुंचता है तो बहुत छोटा सा बचता है। वो रास्ते में क्या करेगा, जो मास उसके काम में नहीं आ रहा, जबरदस्ती उसके साथ चल रहा है, तो उसको स्पीड से पीछे की तरफ झटका देके फेंकेगा। उसका फायदा क्या होगा, जब उसको मोमेंटम पीछे की तरफ देगा, खुद को आगे की तरफ मिल जाएगा और वो स्पीड गेन कर लेगा। तो ये तरीका भी, उससे मास भी कम हो गया उसका और उसने स्पीड भी गेन कर ली। ये तरीका किया जाता है इसमें। कोई दिक्कत बेटा इसमें? इसको नोट करो, फिर इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। ये ध्यान रखना, रॉकेट पे जो फोर्स लगेगा वो इस एयर की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा बेटा। एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, ए रॉकेट ऑफ मास 5000 kg 5000 kg want to accelerate 10 meter per second square, want to accelerate with 10 meter per second square in upward direction, then how much fuel it will consume per second, then how much fuel it will consume per second if it eject gases with a speed 2 kilometer per second, with a speed 2 kilometer per second with respect to rocket। तो देखो क्या कह रहा है, ये है रॉकेट बेटा, ये पीछे की तरफ ऐसे गैस को बाहर निकाल रहा है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मैं लिख सकता हूं 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर की तरफ इसको थ्रस्ट फोर्स चाहिए, मास है इसका 5000 kg, तो 5000 kg है, तो नीचे की तरफ बेटा एक mg फोर्स लगेगा जो कि हो जाएगा 5000 इंटू जी, यही हो जाएगा। तो अब बेटा इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन किधर चाहते हैं हम, ऊपर की तरफ, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ चाहते हैं। तो देखो इसके ऊपर नेट न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे एफ नेट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा ध्यान रखना, नेट फोर्स हम उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन यदि ऊपर चाहते हैं तो नेट फोर्स भी ऊपर होना चाहिए, मतलब ऊपर जो वाला जो फोर्स है ये बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला जो फोर्स है वो छोटा होना चाहिए। ऊपर लग रहा है एफ टी एच और नीचे लग रहा है एम जी, तो एफ टी एच माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। तो जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो तो हो जाएगा बेटा लैम्डा इंटू वी रिलेटिव मैग्नीट्यूड में,
डायरेक्शन में पहले ही दिखा चुका हूं, अब तुम्हें बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि यहां पे इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करो और साइन भी लगा दो, नहीं, हम दिखा चुके हैं थ्रस्ट फोर्स ऊपर है तो माइनस साइन मत लगाओ। तो लैम्डा इंटू वी रिलेटिव माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो लैम्डा निकालना है, फ्यूल कंजम्पशन पर सेकेंड, इंटू वी रिलेटिव हो जाएगा 2000 माइनस एम जी हो जाएगा 50,000, देखो 5000 इंटू जी जी 10 ले लिया, इज इक्वल टू 5000 इंटू ए भी 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 2000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50,000 और 50,000 1 लाख 30 से 30, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 50 kg पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉकेट आफ्टर 1 सेकेंड या 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे देखो ऊपर जाएगा तो किसी हाइट पे जब जाता जाएगा तो वहां पे बेटा इसका जो एक्सेलरेशन है वो g जो है वो कम हो जाएगा, हाइट के साथ ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो कम होता चला जाता है, स्पेस में जाके जीरो हो जाता है। यदि रॉकेट की ये कंडीशन स्पेस में दे रखी होती तो हमें mg लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, mg तो सिर्फ ग्राउंड पे ही लगाना पड़ेगा हमें इसने बोल दिया कि जी इतना ले लो, अदरवाइज वहां का जी निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसने बोल रखा है जी इतना है, तो हम कहेंगे आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 मिनट सॉरी, यदि 1 मिनट के बाद बात करूं तो मास जो रॉकेट का रहेगा वो कितना हो जाएगा। मैं कहूंगा पहले 5000 kg था, लेकिन गैस बाहर भी तो निकल रही है, जब गैस बाहर निकल रही है तो क्या रॉकेट का मास कम नहीं होगा, तो हम कहेंगे रॉकेट का मास कम हो जाएगा, कितना 50 kg पर सेकेंड बाहर निकल रहा है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड इतना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 33,000 और ये हो जाएगा 5000, तो ये आ जाएगा 2000 kg, इतना मास बचेगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा एफ टी एच ऊपर लग रहा है माइनस एम एट टाइम टी इंटू जी अपॉन मास, तो थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा कितना, थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा लैम्डा आ गया 50 इंटू गैस की वेलोसिटी 2000 माइनस ये आ जाएगा 2000 इंटू जी अपॉन मास 2000, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको नोट कर लो।